नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और नया सवेरा में जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी वो है 24 की चुनौती के साथ हम शुरुआत करेंगे, जहां हम दिखाएंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जाएंगे और उसके बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। और इसी के साथ विपक्ष ने भी अपना चुनाव प्रचार अभियान जो है तेज कर दिया है, धुआंधार। उनके भी स्टार प्रचारक लगातार रैलियां कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बात करें अगर शहला लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की, तो यहाँ 12 राज्यों में 88 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। और बिल्कुल, और बात करेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी लगातार याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। आज क्या कुछ है अपडेट, उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही खबरें होंगी खेल, मनोरंजन, अंतर्राष्ट्रीय जगत से और साथ ही कारोबार जगत से। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। तमिलनाडु में राजनाथ सिंह करेंगे रैली। जेपी नड्डा और योगी समेत तमाम बड़े नेताओं ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला में राहुल गांधी, राजस्थान में सचिन पायलट समेत बाकी राज्यों में स्टार प्रचारक करेंगे कांग्रेस का प्रचार। बीएसपी नेता आकाश आनंद की बरेली में होगी रैली, तो वहीं समाजवादी और लेफ्ट ने भी तेज किया प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी पर पार्टी ज्वाइन करने का दबाव बनाने के आरोपों पर आप नेता आतिशी को आज देना है चुनाव आयोग को जवाब। बीजेपी ने की थी शिकायत। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायल ने दक्षिण गाजा से घटाई अपनी सेना। अब मिस्र में इजरायल और हमास के बीच समझौते के लिए होगी नए दौर की वार्ता। खेल की खबरों में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। कल लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को हराया। वहीं मुंबई इंडियंस ने दर्ज की सीजन में अपनी पहली जीत। आज रात 9:12 से लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको समेत कुछ अन्य देशों में दिखेगा ग्रहण। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की चुनौती से जुड़ी खबरों की। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और यूपी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभा करेंगे। पहली सभा छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1:30 बजे और दूसरी सभा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शाम 5 बजे होगी। नक्सल प्रभावित बस्तर की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच मुकाबला है।
यहां से 2011 और 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप सांसद बने, लेकिन 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने बाजी मारी। और इसी तरह से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर में पीएम आज रैली के दौरान वो केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में चंद्रपुर इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस 2019 का चुनाव जीत पाई। इस बार कांग्रेस ने प्रतिभा धानोरकर पर दांव लगाया है। दोनों ही संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो प्रधानमंत्री का आज धुआंधार प्रचार होने वाला है। प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग राज्यों में जाके चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, वहीं चंद्रपुर से जुड़ रहे हैं शिशिर शैलेर भी हमारे साथ। दोनों को सुप्रभात। सबसे पहले धीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं। बस्तर एक नक्सल प्रभावित इलाका है और साथ ही हमने देखा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों नक्सली अटैक हुआ, जिसमें कई नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। बस्तर में आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दिनेश कश्यप के लिए 2 बार के सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो बस्तर में आज करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और जिस प्रकार से आपने बताया कि बस्तर का जो ये इलाका रहा है ये नक्सलवाद का गढ़ रहा है, और जैसे कि 2-3 दिन पहले भी यहाँ नक्सल के जो खिलाफ एक मुहिम को तेज किया गया था और जिसमें कई नक्सलवादी पकड़े गए और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। भारी संख्या में जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं। और जहां तक चुनावी बात अगर आप करते हैं तो जो बस्तर का ये जो इलाका है, बस्तर के इलाके पे अगर हम साल 1952 से लेकर 1996 की बात करें तो 52 से लेकर 96 तक कांग्रेस का ये इलाका गढ़ कभी रहा था। 96 में यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली थी और उसके बाद ये जो इलाका रहा है ये इलाका बीजेपी के लिए गढ़ साबित हुआ है। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले 2 बार के जो लोकसभा जो चुनाव था उस चुनाव में बीजेपी के दिनेश कश्यप को जीत मिली थी। हालांकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में 2019 में यहाँ से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनको सफलता मिली थी। इस बार का जो मुकाबला है वो मुकाबला बहुत ही कड़ा मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो नए उम्मीदवार महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने यहाँ से जो 6 बार के विधायक कबासी लखमा को मैदान में उतारा है। तो दोनों जो उम्मीदवार हैं वो दोनों उम्मीदवार स्थानीय हैं। दोनों उम्मीदवार को राजनीति का अच्छा तजुर्बा है। महेश कश्यप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से शुरू से जुड़े रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ के स्थानीय 6 बार के विधायक भी रहे हैं। तो एक महीने में कहा जा सकता है कि मुकाबला दोनों प्रत्याशी के बीच में दमदार है। जहाँ तक चुनावी प्रचार और चुनावी सभा की बात करें तो इस बार के चुनाव में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ की फिजा बदली हुई है, क्योंकि साल 2023 में जब से यहाँ की सरकार, विधानसभा की सरकार चेंज हुई है, उसके बाद जिस तरीके से महतारी बंधन योजना हो, जिस तरीके से जो यहाँ का जो आदिवासी कल्याण के लिए जो योजनाएं हो, तेंदुपत्ता के लिए जो सरकार ने जो उनको राहत देने की बात की थी, तो उनके लिए या किसान कल्याण की ही बात कर लें तो उसके जरिए एक तरीके से यहाँ की जनता को खींचने की कवायद होती रही है। और जो सबसे बड़ी यहाँ की जो नक्सल के गढ़ में समस्या ये रही है, वो समस्या रही है शराब की समस्या। कैसे यहाँ के लोग शराब से मुक्त हो, उसके लिए भी एक अभियान की यहाँ शुरुआत हुई है। और जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यहाँ के लोगों का वो रोजी रोटी का सवाल है। जो आदिवासी लोग, जो जनजातीय लोग जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो, वो कैसे तेंदुपत्ता के जरिए या कृषि के जरिए, छोटी छोटी खेती के जरिए अपना जीविकोपार्जन करे, उसके लिए जो स्कीम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, जरूर उस स्कीम का फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। और जो सबसे अहम यहाँ के लिए महतारी बंधन योजना, जिसमें कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये जो प्रति माह दिया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण, महिला को मजबूत बनाने, घर की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये जो योजना दी गई है, ये छत्तीसगढ़ में कारगर साबित हो रही है। तो चुनाव में जब लोग मतदान करने के लिए जाएंगे
तो मतदान करने के क्रम में उनके दिमाग में ये जरूर रहेगा कि यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और कैसे छत्तीसगढ़ बदल रहा है, नक्सलवाद का ये क्षेत्र बदल रहा है। जी बिल्कुल, धीरज आप हमारे साथ बने रहिए। शिशिर शेलार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से। ये सीट भी शेलार कही जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी रोचक होने वाला है यहाँ पर भी मुकाबला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए हालांकि प्रधानमंत्री की रैली की महाराष्ट्र की शुरुआत जो है आज से होने वाली है। ये पहली इलेक्शन रैली होगी जो प्रधानमंत्री जो है जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के चंद्रपुर से कर रहे हैं। विदर्भ का इलाका अगर हम देखें तो विदर्भ का इलाका एक वक्त कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने यहाँ पर अपनी ताकत बढ़ाई है, इसका असर ये रहा है कि यहाँ पर जो विधायक की संख्या हम देखें या फिर हम बात करें सांसदों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हुआ है। हालांकि पिछली बार 2019 में यहाँ से कांग्रेस को एकमात्र जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में, वो थे बाळू धानोरकर। हालांकि उस वक्त बीजेपी के हंसराज अहिर जो है वो यहाँ से हार चुके थे। तो ऐसे में अब ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनाई गई है कि किस प्रकार से चंद्रपुर में फिर से एक बार जो है बीजेपी की सत्ता जो है वो मजबूत हो जाए, यहाँ से सांसद चुना जाए। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि ये बीजेपी का इस वक्त मजबूत किला है क्योंकि नितिन गडकरी जो है विदर्भ से आते हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जो है विदर्भ से आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर दिग्गज नेता हालांकि विदर्भ में इस वक्त है और इसीलिए जहाँ तक विदर्भ की 5 सीटों का सवाल है जो कि प्रथम चरण में चुनाव में जाने वाली है, इस पर खासा ध्यान जो है यहाँ पर दिया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर आज जो पहली सभा है उसके लिए चंद्रपुर का चयन किया है। चंद्रपुर सीट की बात करें तो चंद्रपुर सीट में इस वक्त बीजेपी ने सुधीर मुनगंटीवार को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो स्वर्गीय उनके सांसद है बाळू धानोरकर जो पिछली बार चुन के आए थे, उनकी पत्नी प्रतिभा धानोरकर को जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। दोनों की अगर बात करें तो सुधीर मुनगंटीवार को गाढ़ा अनुभव है राजनीति का, क्योंकि इससे पहले वो महाराष्ट्र की राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। हालांकि जो पर्यावरण मंत्री है इस वक्त अगर देखा जाए उन्होंने भी काम संभाला है। तो ऐसे में जिस प्रकार से अलग अलग विविध परियोजनाओं की बात करें चंद्रपुर में उनके द्वारा यहाँ पर लाई गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें प्रतिभा धानोरकर की ये पहली अगर बात करें पहला चुनाव होगा, तो ऐसे में देखना ये होगा किस प्रकार से दोनों जो प्रत्याशी है चुनाव करते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए चंद्रपुर में दोनों प्रत्याशियों की चुनावी रैलियां जारी है। खास तौर पर अगर चंद्रपुर की बात करें तो चंद्रपुर का गणित कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कुंभी समाज जो है उनकी तादाद है, साथ ही साथ बाकी अन्य समाज है। तो ऐसे में किस प्रकार से इनको भेदने का जो है प्रयास दोनों भी प्रत्याशी करते ये देखना होगा। चूंकि चंद्रपुर गढ़चिरौली इलाका जो है हम जानते हैं जिस प्रकार थोड़ा नक्सल प्रभावित इलाका गढ़चिरौली भी है, वहां से अशोक नेते को जो है वो बीजेपी उम्मीदवार जो है वो इस वक्त चुनावी रण में है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो चंद्रपुर साथ साथ गढ़चिरौली चिमूर का जो इलाका है यहाँ के लोग भी वहाँ पर उपस्थित होकर इनको संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चंद्रपुर का इलाका देखा जाए तो खास तौर पर यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोयला मिलता है, साथ ही साथ काफी सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पर है। पावर कॉर्पोरेशन मतलब जो पावर कंपनीज है वो यहाँ पर, एनर्जी कंपनीज है वो यहाँ पर है। तो ऐसे में एक इंडस्ट्रियलाइज पूरा जोन इसको कहा जाता है। तो ऐसे में क्या क्या समस्या लोगों की, हालांकि सबसे प्रथम बात तो यहाँ पर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनीज है तो यहाँ पर जो है रोजगार के साधन कई सारे उपलब्ध है। लेकिन बाकी समस्या करें कि फिर शिक्षा की हम बात करें, बाकी मूलभूत सुविधाओं की बात करें, इन पर किस प्रकार से दोनों प्रत्याशी ध्यान देंगे और क्या ऐसी चीजें होगी जो मतदाताओं को भाती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर और धीरज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनावों की मुनादी जो है वो हो चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जी तोड़ कोशिश कर रही हैं इस समय लगातार चुनावी जनसभाएं करके और वोट की अपील करके। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान एक मंच गिरने से एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। जबलपुर के पुलिस अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली गुजरने के बाद भीड़ भाड़ के कारण एक शोरूम के पास बना मंच गिर गया था। राज्य की मोहन यादव सरकार में मंत्री राकेश सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को लेकर चिंतित थे और उनके निर्देश पर मैंने घायलों से मुलाकात की जो मंच से गिरने की वजह से घायल हो गए। सभी फिलहाल ठीक हैं और घायलों का उचित इलाज दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई और आखिर में 13 मई को होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक देश भर में चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह तमिलनाडु के नागपट्टिनम में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं नमक्कल और तेनकासी में राजनाथ सिंह के रोड शो के कार्यक्रम है। तो लोकसभा के महासमर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं होने वाली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां जनसभाएं करेंगे। रामपुर के भारत मैदान में दोपहर करीब 12 बजे जेपी नड्डा जनसभा करेंगे, तो बिजनौर के धामपुर में दोपहर 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के हनुमानगढ़ के संगारिया में शाम 4:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे और धौलाना और लोनी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए राहुल आज मंडला लोकसभा सीट के अंतर्गत धनोरा में और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। मंडला में कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम और शहडोल से विधायक हुंदेलाल सिंह मार्को चुनाव लड़ रहे हैं। मंडला और शहडोल दोनों ही लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अन्य सीटों की तुलना में अच्छी रही है। एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों में कांग्रेस 22 सीटों पर जीती थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को आदिवासी बहुल सीटों से काफी उम्मीद है। वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आज राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और अलवर में चुनावी दौरे का कार्यक्रम है। आज सुबह 11 बजे सीकर में सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं, तो दोपहर करीब 12 बजे झुंझुनू के नीम का थाना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट दोपहर में जयपुर ग्रामीण के आमेर और अलवर संसदीय क्षेत्र में करीब 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और आज सचिन पायलट राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार आलोक, सुप्रभात। लगातार हम देख रहे हैं कि इस चुनावी समर में जो विपक्ष है वो भी अपनी बराबर ताल ठोक रहा है और चुनाव प्रचार अभियान जारी है। तमाम स्टार प्रचारक जो है मैदान में उतर चुके हैं प्रचार के लिए।
देखिए, कांग्रेस की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, खास करके राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में होंगे और मध्य प्रदेश में वो उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां कांग्रेस ने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था। और कांग्रेस का ये प्रयास है, क्योंकि लगभग स्वीप किया था 29 में से 28 सीट लेकर के बीजेपी ने। एक सीट छिंदवाड़ा की सीट थी, वो कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जीती थी। तो उनका यही कांग्रेस का यही स्ट्रेटजी है कि विधानसभा चुनाव में जहां जहां पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है वहीं पर वो ज्यादा फोकस करे, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी होगा वो पाने के लिए है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे हम बिहार और यूपी की बात करें। लेकिन अगर आप देखें कि गुजरात में भी वो उसी सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर उनका परंपरागत बेस वोट रहा है। ट्राइबल गुजरात में भी जो ट्राइबल सीट्स रही हैं, अगर उनका इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है हमेशा। वहां नरेंद्र मोदी की सरकार जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब ट्राइबल सीटों पर वहां पर गुजरात में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और बीजेपी ने वहां शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि हमारा ये परंपरागत हमारा सीट है, तो उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं। सचिन पायलट की हम बात करें, राजस्थान में भी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां की भी सारी सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। तो कांग्रेस का प्रयास है कि कम से कम हर जो जहां जहां उनका कभी बेस रहा था, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो इन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। हम यूपी की बात करें, वहां भी कांग्रेस की करारी हार हुई थी। तो वो चाह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस का बेस मजबूत रहा है वहां प्रयास किया जाए, वहां फोकस किया जाए। और दक्षिण के राज्यों में खासकर आप देखें कि केरल के अगर आंकड़े आप देखें, 2019 के आंकड़े देखें तो 20 में से 19 सीटें केरल से जीती थी यूडीएफ ने, यानी कांग्रेस ने जो गठबंधन था। तो वहां केरला में भी फोकस कर रहे हैं, तेलंगाना में वो फोकस कर रहे हैं, कर्नाटक में वो फोकस कर रहे हैं। और उत्तर भारत में उन्हें पता है कि हम बिल्कुल उनकी जो बेस है वो खत्म हो चुकी है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जहां से लगभग 120 सीटें आती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां 42 सीटें हैं। यानी 120 और 42 आप उसको काउंट करें तो 180 175 सीट के करीब, यानी झारखंड को भी अगर हम मिला दें तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत है और वहां पर कांग्रेस चुनौती देने की कोशिश कर रही है। और एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूं कि जो कांग्रेस का मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल से अगर आप देख रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहीं भी जा रहे हैं जनसभा करने के लिए, जैसे कल वो नवादा गए थे, बिहार में नवादा प्रधानमंत्री अपनी सभा को संबोधित करने गए थे, तो उसके पहले ही पूरा का पूरा इतिहास कि नवादा में प्रधानमंत्री ने 2014 में क्या वादा किया था, 2019 में क्या वादा किया था, क्या वो वादा पूरा। तो कांग्रेस भी इस बार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सीटों के शेयर को आगे बढ़ाया जाए और इस बार तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और 5 न्याय की बात की है। कुमार, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बात करते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के जोरहाट में दावा किया है कि देश में भय का माहौल है और भाजपा के आतंक से देश को सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती है। असम में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में होना है। जो छात्र आवाज उठाना चाहते हैं सीए के खिलाफ,
उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको पुलिस के द्वारा जेल में भेजा जा रहा है। तो ये आज लोकतंत्र में सभी महसूस कर रहे हैं, यहाँ चाय के बागान के लोग भी यही महसूस कर रहे हैं, एक डर का वातावरण कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं तो हमारे साथ कुछ अन्याय होगा, हमें जेल भेजा जाएगा, पुलिस से हमको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। तो एक तरीके से एक डर का एक वातावरण इस सरकार ने केंद्र में और राज्य में उन्होंने बनाया है। और मैंने यही कहा है लोगों से कि भाजपा के आतंक से अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। और ये आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में चुनावी माहौल कैसा है। केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ केरल में जीत हासिल करने जा रही है। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल ने इंडी गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने का भी दावा किया है। Congress is going to, UDF is going to sweep Kerala in their seats, and we will form the government in center also this time. Yeah, but India Alliance will form the government in center. और उत्तर प्रदेश के बरेली में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद आज बरेली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसमें मंडल भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। आकाश आनंद बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान पर बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर अब जम्मू कश्मीर की है, जहां पीडीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से प्रत्याशी होंगी। वहीं पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पारा श्रीनगर से और सरताज मदनी बारामूला से उम्मीदवार होंगे। यानी घाटी में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तालमेल नहीं बन पाया है। लेकिन पीडीपी ने जम्मू क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटें उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर मत डाले जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जेन जेड सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दों का समाधान करना भी है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। भारतीय चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी करके सभी को एक संदेश दिया है कि आप एक हैं, बाहर निकलें, मतदान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चुनावी राजदूत बने और आइए एक साथ चुनाव का पर्व मनाएं। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें।
तो हम सब एक हैं। इस चुनावी पर्व में हम सभी योगदान दें और इस लोकतंत्र के महापर्व को एक साथ मनाएं। इसी के साथ 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में हैं। 15 अप्रैल तक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन इस दौरान आए दिन उनके मामले में अदालत में सुनवाई हो रही है। आज उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई होगी। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। संदीप कुमार ने याचिका में कहा है कि केजरीवाल ने हिरासत में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। हालांकि इससे पहले इसी तरह की मांग वाली 2 याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ये कहते हुए खारिज कर चुका है कि इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुनाएगा। केजरीवाल ने सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की है। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देश भर में 30 केस से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देते। केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। उधर दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला आ सकता है। के कविता ने बेटे के एग्जाम और उसे मां के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है। के कविता पर आरोप है कि शराब नीति में फायदा पाने के लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी। के कविता इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। दरअसल घोटाले के एक आरोपी विजय नायर ने के कविता का नाम लिया था। और संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास सारथी, सुप्रभात। सबसे पहले बात करेंगे हम अगर अरविंद केजरीवाल की, तो देखिए ये वही शख्स हैं जो हमेशा ये बात कहा करते थे कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा है तो फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि उस मामले की जांच जो है वो अच्छे तरीके से हो सके, प्रभावित ना हो सके। और आज वही व्यक्ति जब जेल में बंद है और उसके बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल शहला, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी पहलू से ज्यादा मोरालिटी का सवाल हो सकता है, क्योंकि 3 बार इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, 2 बार तो उन्हीं याचिकाओं को खारिज कर चुका है हाईकोर्ट जिनमें ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल पद पर बने नहीं रह सकते। एक और याचिका आई थी हाईकोर्ट में और उसमें ये कहा गया था कि वो अवैध तरीके से दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं दिल्ली सरकार को। तो इस तरह से कुल मिलाकर 3 बार हमने देखा कि चुनौती दी गई है उनके जेल से किसी तरह के कामकाज को लेकर के, और हाईकोर्ट ने तीनों बार ये कहते हुए ठुकरा दी, इन याचिकाओं को ठुकरा दिया कि यहाँ पर कोई संवैधानिक प्रावधान ऐसा नहीं है जो रोकता हो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अभी वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ये जो मसला है, ये विषय कोर्ट खुद केजरीवाल पर छोड़ता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, डायरेक्शंस नहीं दे सकते। तो वही भविष्य इस चौथी याचिका का होगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसको भी हाईकोर्ट यही कहेगा कि ये एक पर्सनल कॉल है, कोर्ट इसमें किसी तरह के निर्देश नहीं दे सकता। जहां तक नैतिकता का सवाल है तो बिल्कुल आप देखें कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने दोनों ने रिजाइन किया जब वो जेल में लंबे वक्त तक रहे। अरविंद केजरीवाल अभी लगता है कि अपने विकल्प टटोल रहे हैं कि उनको कितने दिन रहना पड़ सकता है। क्या वो अगर उनको जल्दी जमानत मिल सकती है तो क्या उनको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, और यही वजह है कि वो अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और इसीलिए याचिकाएं लगातार हाईकोर्ट में तो आती ही रही हैं। और इस बीच में एक और आपने जैसा भी बताया कि उन्होंने अपने लीगल जो उनकी टीम है उससे मिलने के लिए और समय मांगा है, इसका भी विरोध किया है ईडी ने और ये कहा है कि ये जेल से सरकार चलाने की कोशिशों के तहत ऐसा किया जा रहा है। जेल मैनुअल अगर 2 बार की इजाजत देता है तो 2 ही बार मुलाकात होनी चाहिए। 5 बार जो वो परमिशन मांग रहे हैं उसको डिनाई किया जाना चाहिए, ये ईडी ने इस याचिका पर अपने जवाब में कहा है।
वहीं विकास, अगर के कविता की बात करें तो के कविता भी इस मामले में आरोपी हैं और देखा जाए तो इस बार के कविता ने अपने निजी कारणों को रखते हुए सामने जमानत याचिका की मांग की है। बिल्कुल, उन्होंने एक तो हवाला परीक्षाओं का तो दिया ही, और इस दौरान उनकी तरफ से जब बहस की गई उनके वकीलों ने यह भी कहा कि पीएमएलए एक्ट के भी प्रावधान ये कहते हैं कि अगर महिला आरोपी है तो जमानत के बारे में कोर्ट को और थोड़ा उस पर ज्यादा विचार करना चाहिए, आम मामलों से हट करके इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी मुसीबत इसलिए थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि पिछले ही हफ्ते हमने देखा है कि सीबीआई ने कोर्ट को अप्रोच किया था और ये कहा था कि वो भी पूछताछ करेगी के कविता से तिहाड़ में जा करके, यानी न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर दिया था। तो ये एक रुकावट हो सकती है उनको जमानत मिलने में, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी सीबीआई को पूछताछ करनी हो तिहाड़ जाकर के तो वो एक दिन पहले जेल प्रशासन को सूचित करे और उसके बाद वो वहां जाकर के पूछताछ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जब वो न्यायिक हिरासत में पूछताछ करेंगे और उनको जवाब नहीं मिलेंगे तो वो भी रिमांड मांगे। तो इसीलिए जमानत पर थोड़े उनके संकट यहाँ पर हैं, क्योंकि सीबीआई की इस याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट स्वीकार कर चुका है। तो वही देखने वाली बात होगी विकास के आज क्या कुछ कोर्ट में होता है। आप अपनी नज़र बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आज निर्वाचन आयोग में अपना जवाब दाखिल करना है। पिछले हफ्ते आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है और कहा है कि आतिशी को अपना करियर बचाना है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, वरना उनके यहाँ छापा भी पड़ सकता है। इस पर बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, लिहाजा आज आतिशी को चुनाव आयोग के सामने जवाब देना है। बीजेपी ने आतिशी को चुनौती दी कि या तो वो आरोप को साबित करें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बीजेपी ने इस पर उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। नासा के मुताबिक करीब 54 साल के बाद सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक हो सकती है। इससे पहले इतना लंबे सूर्य ग्रहण 1970 में देखा गया था। पूरे उत्तरी अमेरिका में सूर्य के सामने चंद्रमा के आने से जमीन पर जो परछाई बनेगी वह 185 किलोमीटर चौड़ी होगी। यह छाया मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में पड़ेगी। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि भारत में लोग नासा के YouTube लाइव स्ट्रीम के जरिए इस दुर्लभ ग्रहण को देख सकते हैं। देश भर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। भक्तों ने पवित्र गंगा में नदी में डुबकी लगाई है। साल के पहले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ है आज के अखबारों में, किन खबरों को प्रमुखता दी गई है? जी, अखबारों की सुर्खियों में आज है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के बयान और सचेत करने से जुड़ी हुई खबर, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोक लुभावन योजनाएं तभी ठीक है जब किसी राज्य के पास पर्याप्त धन हो। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज लेने के जाल से बचना चाहिए। यानी कि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आप लोक लुभावन योजनाएं लाते हैं तो ये भी आप सुनिश्चित करें कि राज्य कहीं कर्ज में तो डूबा हुआ नहीं है। यानी एक तरफ आप जनता को लोक लुभावन योजनाओं के माध्यम से लाभ देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद ही राज्य कर्ज में डूबते हैं। तो ऐसी बातों से सचेत होने के लिए ऊर्जा मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी चीज की तरह बिजली उत्पादन की लागत होती है और अगर कोई राज्य से उपभोक्ताओं के एक वर्ग को मुफ्त में देता है तो यह भी सोचना चाहिए कि उत्पादन संयंत्र को भुगतान भी करना होगा और उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया तो बिजली उत्पादन नहीं होगा। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ जनसत्ता अखबार ने लिया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग से जुड़ी
हुई खबर हमें आज देखने को मिली है। पंजाब केसरी अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल पर लगभग 73,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसमें लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं उसमें रैलियों के लिए अनुमति, मैदान के लिए अनुमति और प्रचार वैन संचालित करने जैसी कई सारी अनुमति मांगी गई है, जिसमें आयोग ने स्पष्ट किया है कि पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर 44,600 से अधिक अनुरोधों को मंजूरी दी गई है और जारी आंकड़ों के अनुसार 11,200 या कहें कि 15% को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा एक और खबर आज देखने को मिली है। यूएन अध्यक्ष फ्रांसिस ने कहा है कि अतुल्य भारत बहुत याद आता है। साथ ही उन्होंने भारत के डिजिटल प्रोग्राम की प्रशंसा की है और कहा कि इससे गरीबी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए ये बात एक साक्षात्कार में कही। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ हमें अखबार में देखने को मिली। इसके अलावा जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो वहीं मौसम का मिजाज भी गर्म है। तो मौसम से जुड़ी हुई खबर आज अखबार के पहले पेज पर हमें देखने को मिली है और बताया गया है कि 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार समेत 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके अलावा एआई किस तरह से काम कर रहा है और मौसम विभाग उसकी कैसे मदद ले रहा है, ये खबर आज हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि मौसम विभाग के महानिदेशक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल शुरू किया है और इसके माध्यम से मौसम के हालातों पर नजर रखी जाएगी और ग्लेशियर के टूटने जैसी स्थितियों का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा, जिससे जान माल का नुकसान में कमी आ सकेगी। और चलते चलते एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात कर लेते हैं, जैसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने देश दुनिया पेज पर लिया है और बताया है कि इजराइल ने दक्षिणी गजा से हटाए सैनिक और सिर्फ एक ब्रिगेड ही अब यहां तैनात रहेगी। खान यूनिस क्षेत्र में 4 माह लंबी चली जंग के बाद ये फैसला लिया गया है। तो आज के अखबारों में ये है प्रमुख और अहम खबरें। संध्या, धन्यवाद आपका इन प्रमुख खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती की है। सैनिकों की ये वापसी ऐसे समय में हुई है जब मिस्र युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से नए दौर की वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने यूरोप के ज़ैपोरिजिया परमाणु स्टेशन पर हमला बोला है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि संयंत्र पर किस हथियार के द्वारा हमला किया गया। हालांकि रूसी राज्य के परमाणु एजेंसी रोसाटॉम ने कहा है कि यह परमाणु संयंत्र पर एक ड्रोन हमला था। मैक्सिको ने अपने इक्वाडोर स्थित दूतावास कर्मियों की वतन वापसी पर उनका स्वागत किया। दरअसल 2 दिन पहले क्विटो में स्थित मैक्सिकन दूतावास में पुलिस ने जबरन घुसकर छापेमारी की थी। रूस के यूराल में बाढ़ का पानी बढ़ने के बाद जनजीवन प्रभावित हो रहा है। असल में यूरोप का तीसरा सबसे लंबा बांध टूट गया है, जिसमें हजारों घर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने आपातकालीन मंत्री अलेक्जेंडर कुरेनकोव को क्षेत्र के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया है। पेरिस में एक 8 मंजिला इमारत में विस्फोट के बाद आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट के बाद पड़ोसी इमारतों में रहने वालों को भी खाली करा लिया गया। बाद में वो अपने घरों को लौट गए।
और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। इनवेट और REIT के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। 2023-24 में इनवेट और REIT निवेश सालाना आधार पर 14 गुना बढ़कर 17,116 करोड़ रुपए तक पहुंचा। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भी बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के बेहतर वित्त पोषण हासिल करने का अनुमान है। बीमा नियामक IRDA ने अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की समाधान योजना पर आपत्ति जताई है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने रिलायंस कैपिटल के प्रशासक नागेश्वर राव वाई को हाल ही में लिखे पत्र में कहा है कि IIHL की समाधान योजना बीमा नियमों के अनुरूप नहीं है। अडानी ग्रुप भारत के सबसे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और सौर एवं पवन विनिर्माण क्षमता वृद्धि में 2030 तक करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। एयरलाइन विस्तारा पायलट संकट के बीच परिचालन को स्थिर करने का प्रयास करते हुए अपनी क्षमता में 10% या लगभग 25 से 30 उड़ानें प्रतिदिन कर रही है कम। विस्तारा को 31 मार्च से शुरू हुए समर शेड्यूल में प्रतिदिन 300 से अधिक उड़ानें संचालित करनी थी। एयर इंडिया के साथ विलय की प्रक्रिया से गुजर रही टाटा समूह की एयरलाइन ने पायलटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से उड़ान संचालन किया कम। नौकरी पोर्टल Naukri.com की मूल कंपनी इन्फोएज की बिलिंग बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में एकल आधार पर 3.5% वृद्धि के साथ 826.9 करोड़ रुपए रही। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से। IPL में आज होने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 रन से हरा दिया। ये मुंबई इंडियंस की IPL के इस सीजन में पहली जीत है। IPL में कल खेले गए दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से मात दी। लखनऊ के लिए यश ठाकुर ने 5 और कृणाल पांड्या ने 3 विकेट लिए। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना के साथ ड्रॉ खेला। गुकेश काले मोहरों से खेल रहे थे। आर प्रज्ञानंदा ने चौथे दौर में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी नाकामुरा के साथ ड्रॉ खेला। 24 चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। और अब खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। क्रू बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। सेकंड संडे क्रू ने ऊंची उड़ान भरी है। 60 करोड़ से महज इंच भर दूर रह गई है। ईद पर सिनेमाघरों में एक नहीं बल्कि बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों का आमना सामना होने वाला है। 10 अप्रैल को सुबह से ही दोनों मूवीज के शो शुरू कर दिए गए हैं। मैदान के मेकर्स की तरफ से ये मैसेज आया कि शो की स्क्रीनिंग अब शाम 6 बजे से शुरू होगी। फिल्म रामायण के सेट से रणबीर कपूर की तस्वीरें वायरल होने के बाद निर्माताओं ने बड़ा फैसला लिया है। फिल्म के निर्माताओं ने सेट पर नो फोन पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है। चर्चित निर्माता एकता कपूर की आगामी फिल्म LSD2 ट्रांस विमेन किरदार पर केंद्रित होगी। इस फिल्म में अभिनेत्री बोनेता मुख्य किरदार में नजर आएंगी। राजीव जिला का निर्देशित फिल्म छोटा भीम का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। 24 मई को फिल्म बड़े स्क्रीन पर रिलीज होगी। रजनीकांत की आगामी थ्रिलर फिल्म वेटियान के निर्माताओं ने फिल्म के नए पोस्टर को साझा किया है। पोस्टर में थलाइवा दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं।
और अब बात होगी आपकी सेहत की। मधुमेह रोगियों यानी कि डायबिटीज के रोगियों में अक्सर ब्लड शुगर यानी कि रक्त में शर्करा का स्तर अनियंत्रित रहने से कई समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन अगर रक्त में शर्करा यानी कि शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाए तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में लक्षणों को पहचानना जरूरी है। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हाइपोग्लाइसीमिया यानी रक्त में शर्करा का स्तर कम होना, ये एक समस्या है। ये स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। खून के अंदर जब 70 मिलीग्राम पर 100 ml से जब शुगर की मात्रा कम होने लगती है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया। इसके मुख्य कारण ये होते हैं कि अगर जिसको डायबिटीज है वो व्यक्ति इंसुलिन की मात्रा अधिक ले ले, या अपनी मेडिसिन की मात्रा अधिक ले ले, या परिश्रम अधिक कर ले, या कोई भी व्यक्ति अगर वो अल्कोहल का सेवन ज्यादा करता है, या उसको जो है लीवर की डिजीज है या किडनी की डिजीज है, ऐसे लोगों में अंदर अगर वो खाना भी ना खाएं तो इसकी वजह से शुगर की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसमें सिरदर्द, घबराहट, धड़कन बढ़ना, हाथ पैर में कंपन, अधिक पसीना आना, बोलने व व्यवहार में बदलाव, शरीर पर संतुलन न रख पाना, लड़खड़ाकर चलना, ये सभी असामान्य स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है लो शुगर की वजह से ब्रेन होता है, इसलिए पेशेंट के अंदर सबसे पहले इरिटेबिलिटी, सिरदर्द होना, बिल्कुल मरीज जो है पेल दिखाई देगा, शेकिंग होने लगेंगे, उसको जो है कपकपी लगने लगेगी, उसको जो है पाल्पिटेशन होने लगेगा, उसका दिल कच्चा होने लगेगा और ऐसा भी लगेगा कि आगे चल के उसको दिखने में मुश्किल हो, ब्लरिंग विजन हो जाए, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, जब वो चलेगा तो गिरने के चांसेस होने के काफी संभावना रहती है। और कई बार कई लोग जो एल्डरली ग्रुप में जो रात को वो अपने टॉयलेट में गिर जाते हैं, वो लो शुगर की वजह से ही उनमें देखा गया, उससे उनको इंजरीज हो जाती हैं और उनको कई जो है फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज रक्त में पाई जाने वाली शर्करा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर के अंगों और मांसपेशियों के साथ तंत्रिका तंत्र को पोषक तत्व प्रदान करती है। ग्लूकोज महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। लो शुगर होने पे हमेशा याद रखिएगा, एक रूल ऑफ 15 होता है, 15 ग्राम ग्लूकोज घोल के तुरंत पेशेंट को पिला देना चाहिए पानी में घोल के, और उसके बाद में वेट करना चाहिए। अगर उसके सिम्टम्स अच्छे हो रहे हैं, ही इज फीलिंग बेटर, तो उसको जो है तो फिर खाने की और चीजें दी जा सकती है। अगर अभी भी उसके सिम्टम है तो 15 मिनट बाद फिर 15 ग्राम ग्लूकोज घोल के देने से उसके जो है काफी ठीक हो जाती है स्थिति। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसकी शुगर बहुत लो है, उसको अस्पताल में जाके और आईवी फ्लूइड देने की जरूरत है। इसके साथ साथ घर के अंदर शहद होना चाहिए कि तुरंत आप उसको जो है 2 चम्मच शहद दे सकते हैं, और इसके अलावा जैसे जो है बिस्कुट्स या मीठे पदार्थ होने चाहिए, और अपना जो है ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जा सकती हैं। सही समय पर प्रबंधन न किया जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया गंभीर रूप ले सकता है। रक्त में शर्करा की नियमित जांच करवाएं और सावधानी रखें जिससे हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम की। आईएमडी ने आगामी कुछ दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में लू चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने कहा है कि आगामी कुछ दिनों में 9 राज्यों में बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। कर्नाटक और तेलंगाना में गर्म रात की स्थिति से भी प्रभावित होने की संभावना है। वहीं केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और गुजरात में 10 अप्रैल तक गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई है। अगले 6 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट गरज और बिजली की गरज के साथ मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं अमेरिका के टेक्सास में चिड़ियाघर में समय के पहले जन्मे गोरिल्ला के बच्चे की प्यारी सी झलकियों के साथ। आप भी इन प्यारी सी झलकियों का आनंद लीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे, शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।